गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी फीडबैक एंड ऑसिलेटर पार्ट 4 हमें डिस्कस करना है। आज हम ऑसिलेटर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमारा एक बैंडविड्थ टॉपिक रह गया था। उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, बैंडविड्थ वाला जो 9th क्वेश्चन था उसमें बैंडविड्थ रह गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंडविड्थ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑसिलेटर पे जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर बैंडविड्थ टॉपिक। ये देखिए, बैंडविड्थ एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा कि नेगेटिव जब हम फीडबैक ले रहे होते हैं तो उसके इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट होता है। और अब हम क्या डील करेंगे, बैंडविड्थ एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारे इफेक्ट होते हैं। तो वही हम रीड कर रहे हैं। इनपुट इम्पिडेंस हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। आउटपुट इम्पिडेंस हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। गेन भी डिक्रीज हो रहा था और डिस्टॉर्शन भी डिक्रीज हो रहा था। अब हमें देखना है कि बैंडविड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ देखिए, बैंडविड्थ का जो डायग्राम होता है, माना हमने ये ओरिजिनल बैंडविड्थ है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस बनाई है मैंने, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पर बैंडविड्थ का डायग्राम बनाते हुए जब हमें फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का डायग्राम ड्रॉ करना होता है, यहाँ हम क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्स एक्सिस पर, वैसे वैसे किस तरह से एम्पलीट्यूड वेरी होता है, ये हमें इसका एक प्लॉट बनाना है एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो फ्रिक्वेंसी ने कैसे रेस्पॉन्स किया, ये देखिए, इस तरह से फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स आया। बीच में ओरिजिनल जो बैंडविड्थ क्या होती है ये भी हम देखेंगे, और इस तरह से हमारा एक कर्व हमें मिला है यहाँ पे। अब ओरिजिनल बैंडविड्थ किसे कहते हैं, बैंडविड्थ हमेशा किसे कहते हैं, आपने देखा होगा, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ए। जैसे वोल्टेज होता है वी मैक्सिमम है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2। तो जहां पर स्टार्टिंग में उसकी आरएमएस वैल्यू कहां पर आई, A/√2, 0.707। अगर 1/√2 को आप करेंगे तो क्या आएगा, 0.707 A। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में जब हम चले जीरो से, तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, आरएमएस वैल्यू A/√2, 0.707 A। और अगेन हमारी आरएमएस वैल्यू कब आएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, ओरिजिनल बैंडविड्थ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जब हम ग्राफ में गए, इस तरह से हम मुड़े और यहाँ पर आके वापस से इसकी अगेन वैल्यू क्या हो गई, A/√2। तो इस तरह से ओरिजिनल बैंडविड्थ क्या होगी, F2 माइनस F1। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल बैंडविड्थ। अब हम क्या कहते हैं, हमने कहा ये तो हमारा डायग्राम कब था, जब हमने कोई भी फीडबैक नहीं लगाया। अब हम किसकी स्टडी करेंगे, अगर हम इसमें नेगेटिव फीडबैक को इम्प्लाई कर देते हैं तो डायग्राम कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव फीडबैक के आते ही हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1+A×m फैक्टर से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए डायग्राम। तो गेन विदाउट फीडबैक, जब हमने कोई फीडबैक लगाया ही नहीं था तो ए था, और हमारी बैंडविड्थ भी कितनी थी, F2 माइनस F1। अब क्या हो रहा है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ देखे गेन विद फीडबैक, इसमें क्या होता है, जब आप फीडबैक के साथ गेन लेते हैं तो ये जो गेन ए था वो किससे डिक्रीज हो जाता है, 1+A×m फैक्टर से। अभी जैसे मान लीजिए आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, वो 2 हो जाता है ना डिवाइड होके। तो वो वाई एक्सिस पर अगर ये मान लो 10 था और AFB 2 आया, तो ये कहां पर आ जाएगा, ये प्लॉट में हमारा वाई एक्सिस पर यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से AFB यहाँ पर आया तो उसका AFB/√2 बैंडविड्थ के तो लिए क्या लेंगे, अगर हमारा एम्पलीट्यूड AFB मैक्सिमम है तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, AFB/√2। तो वो हमारी आरएमएस वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया, और इसका फाइनल पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर अगेन ये क्या देगा, कर्व क्या देगा, 0.707 AFB। तो वो कहां पर है, ये सेम वैल्यू है। देखिए वाई एक्सिस पे सेम है ना, जब भी कोई एक्स एक्सिस के समांतर लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस पे सेम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करती है। मैथ्स में पढ़ा है ना अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए F4 ये हो गया है और F3 हो गया है। तो जो हमारी ओरिजिनल बैंडविड्थ थी F2 माइनस F1, वो अब क्या हो गई है, F4 माइनस F3। F3 ऑफकोर्स छोटा हो गया, जीरो के पास है ना, एक्स एक्सिस पर हम कैसे बढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो F4 में भी F2 से बड़ा हो गया, और F1 और F3 क्या हुआ, ये F1 से भी छोटा हो गया। लेट सपोज F1 हमारा 3 है, तो F3 हमारा क्या हो गया, 1। तो इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं
कि हमारी बैंडविड्थ में जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो स्टार्टिंग में होती है, और जो फाइनल होती है इसे क्या कहते हैं, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो हमारी क्या हो गई, F3 और भी कम हो गई, क्योंकि मान लो F1 3 पे था तो ये किस पे रह गया, 1 पे। मैं सपोज कर रही हूँ कि ऐसा है, हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हो सकती है। इसी तरह से F2 यहाँ पर था तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और बढ़ रहा है। इट मीन्स हमारी फ्रिक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो कभी भी आपको इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि लोअर में क्या था अपर में क्या था। आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम में आप क्या कीजिए, AM/√2 डिनोट कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, AFB ऑफकोर्स उसके बहुत नीचे होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका भी 1/√2 लेंगे, तो ऑफकोर्स आपको डायग्राम मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली कभी भी कहीं पर भी है तो आपको इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम को अपने माइंड में रखिए, आपको सारे 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी बन रहा है, अभी पैटर्न चेंज कर दिया है फिलहाल ही, जैसे 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव फीडबैक का बैंडविड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस डायग्राम से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव फीडबैक से बैंडविड्थ घटेगी या बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या बोलेंगे आप, बैंडविड्थ क्या हो रही है, बैंडविड्थ क्या होती है, लंबाई, तो वो क्या होगी, F4 माइनस F3। तो आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव बैंडविड्थ, नेगेटिव फीडबैक से हमारी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी घट रही है कि बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कम हो रही है ना, ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, यहाँ 3 होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 होगा। और अगर थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज अबाउट अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, F4, ये बढ़ी या घटी नेगेटिव फीडबैक लगाने से, तो आप बिल्कुल कहेंगे साहब कि F2 तो यही था, F4 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर। इट मीन्स हमारी नेगेटिव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, नेगेटिव अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नेगेटिव फीडबैक की वजह से बढ़ गई है। तो 2 चीजें बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ गई, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये डायग्राम आपको समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कुछ भी। और नेक्स्ट आप देखिएगा, वही मैंने इसमें लिखा है, नेगेटिव फीडबैक से लोअर कट ऑफ आवृत्ति 1+AM फैक्टर से कम हो जाती है, जबकि ऊंची कट ऑफ आवृत्ति, मैं बोल रही थी ना अपर कट ऑफ आवृत्ति, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊंची कट ऑफ आवृत्ति 1+AM फैक्टर से बढ़ जाती है। बैंड चौड़ाई भी F2 माइनस F1 से बढ़कर F4 माइनस F3 हो जाती है। अतः नेगेटिव फीडबैक से बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है तथा आवृत्ति रेस्पॉन्स सुधर जाता है, क्योंकि अब आवृत्ति रेस्पॉन्स थोड़ा बड़ा आता है F4 माइनस F3 के बीच का। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक और चीज देखिएगा, ये देखिए इस पेज पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए थे कि 6 क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स से आते हैं उन्हें भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट ये देखिए ये है आपका 9th क्वेश्चन, इसमें है नेगेटिव फीडबैक का गेन, स्थायित्व, आवृत्ति व आरेखीय विकृति पर प्रभाव समझाइए। तो आवृत्ति के प्रभाव जो हमारा रह गया था वो इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब आप इसका भी डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ये अभी हमारा फीडबैक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे, बेसिक ऑसिलेटर्स का बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, एंड आफ्टर देन वी विल रीड अबाउट ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। तो बने रहिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई आपको चैप्टर है अपनी तरफ से आपको पूछना है कि मैम ये चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके डाउट सॉल्व करवाइए या इस चैप्टर को रीड करवाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।